हम्म 99 परसेंटाइल इन 99 डेज, डे 15। राधे राधे बालकों, आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं अपने एक नए फिजिक्स के लेक्चर के साथ। किस कोर्स में? 99 परसेंटाइल इन 99 डेज में। 15वें दिन पे आ चुके हैं। हमारी सिलेबस थोड़ी सी पीछे छूट गई है। क्यों? मैं बीमार था। सॉल्यूशन इसका लेक्चर, किसी दिन 2 लेक्चर आएंगे, किसी दिन 3 लेक्चर आएंगे, और उस तरीके से हम सिलेबस को कवर अप कर लेंगे। और दूसरा सॉल्यूशन कि गैस बातें ना करके, ये जो शुरुआत वाली हाय हेलो ना करके डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आएंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। हम पढ़ रहे थे सर्कुलर मोशन। क्या होता है सर्कुलर मोशन? बता दी थी मैंने पहले लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं इस सर्कुलर मोशन के सबसे खास खिलाड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। कौन है वो? एक्सेलरेशन। कौन सा वाला? एंगुलर एक्सेलरेशन। हेडिंग देना, एंगुलर एक्सेलरेशन। बच्चा, इस लेक्चर के बारे में मैं खास बात तुम्हें बताना चाहता हूं कि ये इतना डेंस लेक्चर है। डेंस लेक्चर होने का मतलब होता है कि आप इतनी सी बात लिखते हो लेकिन उसके एक्सप्लेनेशन में इतनी सारी बात आती है, और इतनी सारी बात आने के चक्कर में हर बात से सवाल बनने के चांसेस बन जाते हैं। तो तुम बस गौर करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। कारण, क्योंकि इसमें ये जो नाम लिखा है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन, लेकिन इसमें एक वर्ड आता है जो होता है एक्सेलरेशन। और हमने एक्सेलरेशन की पूरी जानकारी सीधे चलने वाले रास्ते की पढ़ाई में ली थी, लेकिन जब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं और कंफ्यूजन क्रिएट कर जाती है। एक और बात कि जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं बालक, क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने एक चलने का नया तरीका ढूंढा। पिछले लेक्चर में तुमने देखा था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था क्यों ये चैप्टर ओरिजिनेट हुआ। तो हमने चलने का एक नया तरीका ढूंढा था कि एंगुलर फॉर्म में चलेंगे तो लीनियर वाली चीजें वैलिड नहीं हो रही थी, तो इसके लिए पूरी नई मैथमेटिक्स डेवलप करनी पड़ी, जो कि सर्कुलर मोशन में हम डेवलप कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट्स के पास 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कि नए तरीके से चलना सीखा तो पूरी की पूरी मैथमेटिक्स ही नई कर दो, पुरानी वाली का कोई इस्तेमाल ही ना करो। पुराना वाला कौन सा? लीनियर मोशन वाला, सीधी रेखा में चलने वाली चीजें। दूसरा, हम साइंटिस्ट्स क्या कर सकते थे कि सीधी रेखा में चलने वाली चीजों का इस्तेमाल करके सर्कुलर मोशन की मैथमेटिक्स डेवलप कर सकते थे। और यह बहुत आसान होता है कि हम सर्कुलर मोशन पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम चीजें वही पुरानी यूज कर ले। हमें बनाना नया घर है, लेकिन हम पुराने घर को जो तोड़ के कुछ ईंटें बची है ना, उसे ही इस्तेमाल कर ले। कितनी मजेदार चीज होगी। और ये मैंने और तुमने पहले कर रखा है। पता है कहां? याद करो, प्रोजेक्टाइल में। यह है एक्चुअल में कर्व्ड मोशन, लेकिन इसमें हमने इस्तेमाल किया एक सीधी रेखा वाली मोशन, एक सीधी रेखा वाली मोशन, और 2 सीधी रेखा के मोशन को पढ़ करके हमने पूरी की पूरी कर्व्ड प्रोजेक्टाइल, जो एक टाइप है कर्व्ड मोशन का, उसका मैथमेटिक्स डेवलप कर लिया था, जिसे हमने 2D मोशन कहा था। तो एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में सर्कुलर मोशन के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो 2 तरीके हुए। एक तो हम नई मैथमेटिक्स से डेवलप कर ले, और दूसरा तरीका कि हम पुराने वाले का इस्तेमाल करके नए वाले को पढ़ें। और साइंटिस्ट्स ने दूसरे वाले को ज्यादा सुलभ समझा कि पुराने वाले को इस्तेमाल करके हम नए वाले को डेवलप करेंगे। इसीलिए अभी तक तुमने जितने भी एंगुलर क्वांटिटीज पढ़ी उसमें सारी की सारी
लीनियर टर्म में भी फॉर्मूले आए हैं। उदाहरण के तौर पे हमने अभी तक पढ़ा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, क्या आया, एल बटा आर। एल इज आर्क लेंथ, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल जिसपे कि थीटा मूव किया गया। ये लीनियर क्वांटिटी है, सीधी रेखा में। ये लीनियर क्वांटिटी है, सीधी रेखा। लीनियर मतलब ऑलवेज सीधी नहीं, जो पाथ है उसको मेजर कर लेना। तो ये एल इस लेंथ को कहते हैं, और आर इस जिस सर्कल का ये आर्क पार्ट होगा उसके रेडियस को कहते हैं। तो ये दोनों लीनियर से आते हैं। हमने ओमेगा पढ़ा, v बाई आर। वेलोसिटी लीनियर वाले में हम पढ़ते थे, रेडियस लीनियर की क्वांटिटी है, ये एंगुलर है। तो हमने एंगुलर को डेवलप कर लिया लीनियर की मदद से। यहां तक मैंने इस बात पे नोटिस नहीं करवाया था क्योंकि यहां तक जरूरत नहीं थी, और वहां पे नोटिस करवाता तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। अब नोटिस करवाने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन समझते वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आएगा कि कहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं हम, और कहां पे लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ रहे हैं, और कहां पे तुम्हें सबसे ज्यादा डाउट आएगा कि मास्टर सर्कुलर मोशन चल रहा है तो हम यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन की बात क्यों कर रहे हैं। और तुम्हारा सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होगा, तुम जो ये पढ़ते हो ए टी टेंजेंशियल, अगर ये 99 डेज वाला कोर्स है तो मैं तुम्हें पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। ए आर रेडियल, ये दोनों लीनियर वाले हैं, पुराने वाले, पुराने जमाने के, लेकिन हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसको सर्कुलर मोशन में करते हैं। तो मास्टर हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, ई का बता रहे हो लीनियर वाली। तो बस इसी कंफ्यूजन से तुम्हें बचाने के लिए मैंने यहां पे बता दिया कि हमने पुराने जमाने की चीजों को इस्तेमाल करके नई दुनिया बनाई है, और इसको अब हम सीखेंगे। तो ये डिस्क्लेमर था छोटा सा कि कंफ्यूजन क्रिएट मत होने देना, और वो मैं नहीं होने दूंगा। बस ये डिस्क्लेमर बार बार याद दिलाता रहूंगा। अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि एंगुलर एक्सेलरेशन होता क्या है। एंगुलर एक्सेलरेशन, सबसे पहले वही फर्जी बात से शुरुआत करते हैं जो कि तुम्हारे किसी काम की नहीं आएगी, वो है इसकी डेफिनेशन। लीनियर एक्सेलरेशन जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन, या फिर सिंपली एक्सेलरेशन। तो इसे हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मास्टर एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन को बालक अल्फा से। हम अगर भारत में इस चीज को ढूंढा जाता तो हम इया से करते, चाचा जज इया वाला उसका कोई काम है भी नहीं। तो यहां पे रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ये दोनों फर्जी बातें हैं, ये दोनों का एग्जाम में कोई काम नहीं आता, ये दोनों बस तुम्हारे नोट्स को सुंदर बनाने के लिए लिखी जाती हैं। थोड़ा सा काम आएगा यहां से आगे की बात, पूरा काम ये भी नहीं आएगा। जब हम लीनियर वेलोसिटी पढ़ते हैं तो कहते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। सॉरी, लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ते हैं तो लिखते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो जब हम एंगुलर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। शाबाश, यानी कि अल्फा क्या होगा, इसको हम एवरेज लिख देते हैं। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, चेंज मतलब डेल्टा और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसको हम खोल के लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। ये थोड़ा सा काम आएगा ये फॉर्मूला, लेकिन अब हम एंगुलर एक्सेलरेशन पे आने वाले हैं। अभी तक हम सिर्फ एंगुलर एक्सेलरेशन की बेसिक जानकारी ले रहे हैं। खेल में अभी एंगुलर एक्सेलरेशन उतरेगा नहीं, ये तो ट्रेलर दिखा रहा है कि अच्छा हम ऐसे दिखते हैं, मेरे बारे में बेसिक बेसिक बातें जान लो, ठीक है। क्योंकि बच्चा आईआईटी वालों को पता है कि इन सारी चीजों पे बच्चा खेल के आ चुका है मोशन इन 1D में, मोशन इन 2D में।
और उसकी इतनी प्रैक्टिस है, और जो भी मास्टर सर्कुलर मोशन पहली बार पढ़ाने आता है वो यही बात लिखता है कि डिस्प्लेसमेंट को रिप्लेस कर दो थीटा से, वेलोसिटी को रिप्लेस कर दो ओमेगा से, एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दो अल्फा से। तो बस अगर बच्चे को मैं इस पे सवाल देने लगूंगा, आईआईटी वाला कहता है कि मैं इस पे सवाल देने लगूंगा, तो बच्चा बस इससे इसमें कन्वर्ट करेगा, इससे इसमें कन्वर्ट करेगा, इससे इसमें कन्वर्ट करेगा, और इसका तो वो राजा बन के आया है। क्योंकि मैकेनिक्स तो बच्चे की फेवरेट टॉपिक होती है, वो भी शुरुआत के 2 चैप्टर काइनेमेटिक्स वाले, इसमें स्पीड इनटू टाइम करते रहता है वो तो इसमें वो कभी फंसाता ही नहीं है। तो इसलिए ये चीजें काम तुम्हारे नहीं आएंगी परीक्षा के तौर पे, बट इसके बिना तुम्हारे आगे कॉन्सेप्ट ही नहीं बनेगा। तो ये हो गई अल्फा एवरेज। और अल्फा एवरेज क्या, मैग्नीट्यूड। इसमें कहीं भी डायरेक्शन हमने नहीं लिखी, लेकिन ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का ऑब्वियसली डायरेक्शन होगा, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अल्फा इंस्टैंटेनियस मतलब मोमेंट्री, और मोमेंट्री की सदियों पुरानी परिभाषा जो कि तुम्हें नहीं समझ आती, जिसमें कि लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी कि टाइम बहुत छोटा हो जाए, चेंज इन टाइम बहुत छोटा हो जाए, तो इसे हम लिख देते हैं डी ओमेगा अपॉन डी टी। एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओमेगा जितनी रेट से बदलेगा उसे हम एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा एवरेज ये हो गया, अल्फा इंस्टेंटेनियस ये हो गया। यूनिट रेडियन प्रति सेकंड, ओमेगा की यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकंड। तो रेडियन प्रति सेकंड मिलके क्या बन गया, रेडियन सेकंड स्क्वायर। गुड। अब बात कर लेते हैं डायरेक्शन पे। बड़ी रोचक चीज है इसकी डायरेक्शन। इधर वाली पहले नोट करो चीजों को। सिर्फ नोट करो और भूल जाओ। यहां से थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही हैं। डायरेक्शन पे गौर करना। फिर डायरेक्शन बताने के बाद जस्ट एक चीज पे आऊंगा जिससे तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करना मेरा मकसद है। डायरेक्शन की बात करते हैं। हमने बस बात की सर्कुलर मोशन में 2 ही डायरेक्शन होते हैं। कन्वेंशन के तौर पे हमने डिसाइड किया था कि अगर कोई सर्कुलर मोशन तय कर रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक। ये दूसरा सर्कुलर मोशन, दूसरा एग्जांपल लेता हूं जिसमें कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेता हूं। ये एंटी क्लॉकवाइज ही है ना भाई, हाँ ठीक। यानी कोई पार्टिकल इसमें इधर से घूम रही है और कोई पार्टिकल इसमें इधर से घूम रही है। तो मैंने राइट हैंड कर्ल रूल बताया था डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन लीनियर वालों की तरह नहीं होती। इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कन्वेंशनल होती है। यानी कि पप्पा ने कहा था कि उस रैक पे टूथपेस्ट रखना है, चाहे तो हम कहीं और रख सकते थे, लेकिन जब पूरे घर ने मानना चालू कर दिया कि रैक, उसी रैक पे टूथपेस्ट को रखना है, तो हमें चीजें करने में आसानी होने लगी। अब हमें बार बार अलग अलग जगह पे टूथपेस्ट नहीं ढूंढना होता। इसी तरीके से फिजिक्स के पप्पा ने कहा था कि जब एंटी क्लॉकवाइज चीजें घूमेंगी तो अपने हाथ को ऐसे घुमा करके डायरेक्शन फाइंड करना और बताना कि उस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है। और अंदर की तरफ वाले डायरेक्शन को दिखाते हैं हम कैसे, क्रॉस से। तीर को इमेजिन करना, तीर अगर तुम्हारे सामने आ रही है तो उसका पॉइंट दिखेगा नुकीला, और पीछे जा रही है तो उसके पीछे वाला क्रॉस दिखेगा स्विंग अंदर। देखो ये अंदर जा रही है। एंटी क्लॉकवाइज वाले में बाहर की तरफ पप्पा ने कहा था, तो बाहर की तरफ थीटा का, किसका डायरेक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, थीटा का ये डायरेक्शन हो गया, ठीक।
अब लीनियर वाले में चलो, मोशन इन 1D में हम जानते थे कि जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसी तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, पहली लाइन। यानी कि सेम यही डायरेक्शन होगा एंगुलर वेलोसिटी का, ठीक। इन दोनों के डायरेक्शन में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। बात करनी है अब हमारे मेन खिलाड़ी, मेन हीरो अल्फा की, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन की। हम लीनियर जब पढ़ते थे, मोशन इन 1D पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यानी कि जिधर चेंज ऑफ वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। उस बात को थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं मैं ताकि इसमें रिलेट कर पाऊं। यहां पे देखना, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज कर रही है, ठीक, तो डिक्रीज कर रही है यानी कि कोई इसको पीछे से खींच रहा है, यानी कि इसका जो चेंज का डायरेक्शन है, ठीक है, वो पीछे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। अगर वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसके चेंज का डायरेक्शन आगे की तरफ है, यानी एक्सेलरेशन इस तरफ होगी। और चेंज की डायरेक्शन टर्म तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, तो तुम बस ये याद रखो कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके अलोंग होगा, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन उसके ऑपोजिट होगा। बस ये पॉइंट याद रखोगे। हाँ, तो इसी को हम अब इस्तेमाल करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को फाइंड करने में। ओमेगा किधर गया, अंदर की तरफ है। अब अगर ओमेगा घट रहा है, क्या हो रहा है, ओमेगा अगर घट रहा है, ओमेगा इज डिक्रीजिंग, इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, देन उसी वाला लगाओ कि वेलोसिटी घट रहा है तो एक्सेलरेशन ऑपोजिट, तो ओमेगा घट रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट, देन अल्फाज डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट। बस ये डायरेक्शन, और यही तुम्हें सब एग्जाम में काम आएगा। इस पॉइंट को ना जानने की वजह से बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। मैं आज बोल रहा हूं, तुम में से 90% बच्चे इस पॉइंट को निगलेक्ट करके बहुत तिगड़म लगाते जाओगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं जाननी होती, छोटी छोटी बातें जाननी होती है, और उन्हीं छोटी बातों को कलेक्ट करके बड़ी बातें बनाई जाती हैं। तो बड़ी बातों को फोकस मारना कहते हैं और छोटी बातों को कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो फोकस मारने वाली पढ़ाई नहीं करना। इफ ओमेगा डिक्रीजिंग देन अल्फा इज इन द डायरेक्शन, क्या मैंने इंग्लिश लिखी है, भाव समझ लेना। इफ ओमेगा डिक्रीज, ये नीचे की तरफ एरो बना हुआ है, देन अल्फाज डायरेक्शन इज इन ऑपोजिट टू ओमेगाज डायरेक्शन। यानी ओमेगा डिक्रीज कर रहा है तो अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा। एंड if omega is increasing then alpha's direction is in then alpha's direction is along the omega's direction। नोट करो ये 2 पॉइंट्स। हमने इसकी बातें कर ली, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, 2 बातें ही की हैं अभी तक। मिटाऊं, नोट करो पहले, उधर से मिटाना चालू करता हूं।
मुझे एक बात बताओ कि कुछ मत बताओ, एक्सेलरेशन लीनियर वाली की बात करते हैं, ठीक, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? जब वेलोसिटी में चेंज आए, ठीक है, तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। लीनियर एक्सेलरेशन तब पैदा होता है जब वेलोसिटी में चेंज आता है। वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो अगर हम मैग्नीट्यूड को बदलेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, और अगर हम सिर्फ डायरेक्शन को बदलेंगे तो भी वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, और तब एक्सेलरेशन पैदा होगा, ठीक है। मेरा सवाल है कि इज सर्कुलर मोशन पॉसिबल विदाउट, पहला है लीनियर एक्सेलरेशन जिसे हम ए कहते हैं, और दूसरा है अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या सर्कुलर मोशन इसके बिना पॉसिबल है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल है क्या सर्कुलर मोशन इसके बिना पॉसिबल है? दो सवालों के आपको जवाब देने, और ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है तो इसमें दिमाग लगाना। इसमें मुझे तुम्हें कंफ्यूज करना होता तो मैं डायरेक्ट पूछता, इज सर्कुलर मोशन पॉसिबल विदाउट व्हाट? अल्फा। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं यस। देखो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? सर्कुलर मोशन मतलब ऐसे, मोटी मोटी बात। शुरुआत में तो मैंने बताई थी कि सीधी रेखा वाली भी सर्कुलर मोशन हो सकती है, बट मोटी मोटी बात कि ये है सर्कल का मोशन। अब पहले इसकी बात करते हैं, लीनियर वाले की। मान लो कि इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। कौन सी? लीनियर वाली वेलोसिटी, ये कांस्टेंट है। तो लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये टेंजेंशियल हमेशा लगती है, लेकिन इसका क्षण क्षण डायरेक्शन बदल रहा है, और जब डायरेक्शन बदल रहा है तो ये लीनियर एक्सेलरेशन को जन्म देगा। यानी कि सर्कुलर मोशन में चलना है तो वेलोसिटी को क्षण क्षण दिशा बदलनी होगी, और जैसे ही दिशा बदली जाएगी वैसे ही एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। कौन सा वाला? लीनियर वाला। तो इसके बिना सर्कुलर मोशन होना असंभव है, लेकिन इसके बिना तो ऑब्वियसली हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं है, हो ही सकता है, ऑब्वियस बात है। यह ठीक उसी तरीके की बात है, क्या बिना लीनियर एक्सेलरेशन के लीनियर मोशन हो सकता है? हो सकता है ऑब्वियसली, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाओ सीधी रेखा में। उसी तरीके से क्या विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन के सर्कुलर मोशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। कांस्टेंट ओमेगा से चलाओ, कांस्टेंट ओमेगा यानी कि सेम टाइम में सेम थीटा चेंज करो, तो उसे हम कांस्टेंट ओमेगा कहेंगे, और उस वक्त एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होगा, क्योंकि अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। और डी ओमेगा अपॉन डी टी, अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया। तो ठीक है, हो गया जीरो। और बिना अल्फा के सर्कुलर मोशन संभव हो गया। हो गया। चल एक सवाल करो इधर। सवाल है कि आपको ओमेगा दिया गया है 8t - t²। फाइंड थीटा व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। बनाओ इसे। फाइंड थीटा व्हेन अल्फा इक्वल टू 0। उधर वाला नोट करो। ये सवाल ट्राई करो।
अगर तुम्हारे पिछले फंडे क्लियर हैं तो। लीनियर वाले ही लगेंगे, नहीं जिससे लग रहे हैं उसके लिए मैं इधर कुछ बातें बता रहा हूं। हो गया, सबके लिए मैं इधर बता दूंगा बातें, तो इसलिए ट्राई दिस। ओमेगा दिया हुआ है टाइम के एक इक्वेशन के फॉर्म में, तुम्हें थीटा पूछा गया है जब अल्फा 0 हो, कि कहीं से ये चलना चालू हुआ, इसकी अल्फा किसी मोमेंट पे 0 हो गई, तो बताओ उस वक्त थीटा क्या था। तो सबसे पहले हमें वह मोमेंट निकालना होगा जहां पे अल्फा 0 है। यही तो हमें दिमाग में पहला सोच आएगा, क्योंकि थीटा बताना है जब अल्फा 0 है, लेकिन ये थीटा वो अल्फा में रिलेशन है नहीं, ये ओमेगा और टाइम में है। तो ओमेगा के माध्यम से तो हम थीटा निकाल सकते हैं, सोचना ऐसे है एग्जाम में, ठीक है। ओमेगा के माध्यम से हम थीटा निकाल सकते हैं, कैसे? ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी, तो थीटा निकालने के लिए ओमेगा डी टी को इंटीग्रेट कर देंगे, तो ओमेगा के माध्यम से हम थीटा निकाल सकते हैं, और ओमेगा के माध्यम से हम अल्फा निकाल सकते हैं, ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके। गॉट इट? तो हम पहले वो टाइम निकालते हैं जब अल्फा 0 होता है, तो यानी कि अल्फा बराबर क्या होगा? अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी। गॉट इट? अब इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, 8t का डिफ्रेंशिएशन 8 और माइनस टी स्क्वायर का 2t। गॉट इट? और ये 0 करना है हमें, जो कि प्रश्न की रिक्वायरमेंट है। 8 माइनस 2t बराबर 0, डन। तो यहां से हमारा जो समय है वो 4 सेकंड आ गया। अब हमारे लिए चीजें आसान हो गई, हमें पता है कि t बराबर 4 सेकंड पे अल्फा 0 है, तो t बराबर 4 सेकंड पे थीटा क्या होगा वो हमें निकाल लेना है। तो अब हम ओमेगा के माध्यम से थीटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो ओमेगा बराबर दिया है 8t माइनस टी स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है? डी थीटा अपॉन डी टी, 8t माइनस टी स्क्वायर। इसको इधर ले गए, डी थीटा इक्वल टू 8t माइनस टी स्क्वायर डी टी। जिधर दिखा d उधर लगाया सांप। अब d और सांप एक दूसरे को खा जाता है, तो इधर बचा थीटा, इधर इंटीग्रेट करते हैं, 8t स्क्वायर बाई 2 माइनस टी क्यूब बाई 3। गॉट इट? ये 2 से गया 4 बार में, तो ये टोटल आ गया 4t स्क्वायर माइनस टी क्यूब बटा 3। निकालना कितने पर है? 4 सेकंड पे। तो 4 सेकंड हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, 4 गुना 4 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब बटा 3, 4 चौके 16, चौका 64 माइनस 64 बटा 3। अब ये क्या हो जाएगा? 3 यहाँ लिखा, 4 तिया 12 का 2, हाथ में 1, छतरी 18 1 19 माइनस 64, 12 में से 4 जाएगा 8, 8 में से 6 जाएगा 2, 128 बटा 3 रेडियन इज आवर आंसर। तो ये था आपका प्रश्न, जो हमें सोचना सिखाता है कि दो नॉन रिलेटेबल क्वांटिटीज अगर आपको दिख रही हैं तो आप किस तरीके से एक से दूसरे पे जाओगे, एक से दूसरे पे जाओगे, और फिर इससे कुछ मिलेगा और फिर इसके माध्यम से आप ये निकालोगे। तो ये तुम्हारी हो गई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की बात। इधर जो मैं बताने वाला था वो बच्चों वाली चीज है, जो लीनियर वेलोसिटी वाले लीनियर मैकेनिक्स में तुम पढ़ते आ रहे हो। अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी। ठीक, दोनों तरफ डी थीटा से गुना भागा कर दो, कर दिया। डी ओमेगा इधर लेते हैं और डी टी, सॉरी डी थीटा अपॉन डी थीटा से गुना भागा कर दो, तो डी ओमेगा और डी थीटा इधर लेते आओ, और डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? ओमेगा। तो
अल्फा बराबर एक और फार्मूला हो गया ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा, जो कि हम उसमें पढ़ते थे लीनियर वाले में, वी डी भी अपॉन डी एक्स। एक और चीज कर सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो डी थीटा अपॉन डी टी, बस डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये भी एक अल्फा का फॉर्मूला आ गया। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखना है। डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये कैसे आया? इस तरीके से आया। इसको याद रखना जरूरी नहीं है, इस काम भी नहीं आता। ये तब यूज करना है जब ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया था, हमने यूज कर लिया, ठीक है। ये तब यूज करना है जब ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट दिया हो, और ये तब यूज करना है जब थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो। ये फंक्शन लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ टाइम दिया हो और आपसे अल्फा पूछा गया हो, ठीक है। तो आपको 3 सिचुएशन में इसे यूज करना है। आगे बढ़े, क्लियर? ठंडे दिमाग से इसे बिठा लो। ये छोटी बात है, क्योंकि ओमेगा और थीटा जैसे ही दिया जाता है ना, तो बच्चे रट रखे होते हैं कि डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है अल्फा। लेकिन जब ओमेगा जैसे ही तुम्हें दे देगा, ओमेगा दे देगा 2 थीटा माइनस 4 थीटा स्क्वायर, और पूछ देगा अल्फा एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, निपट लेते हैं बच्चे कि मास्टर इसमें टाइम है ही नहीं, और डी ओमेगा अपॉन डी टी करते हैं, वो गलत हो जाएगा। ओमेगा जब फंक्शन ऑफ थीटा दिया है तो आप ये यूज कर लेना, ठीक? चले बढ़ते हैं, नोट कर लो इस चीज को, उस चीज को, और आगे बढ़ते हैं। यार डेंगू के बाद खड़े खड़े चक्कर आ रहा है। रिलेशन बिटवीन ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, अल्फा एंड लीनियर एक्सेलरेशन। फाइंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ओमेगा में हमने v बाई आर फाइंड किया था, वैसे ही इसमें हम अल्फा और एक्सेलरेशन में रिलेशन फाइंड करते हैं। अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक। अल्फा बराबर ओमेगा की जगह पे हम v बाई आर पुट करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था, d अपॉन डी टी, और ओमेगा की जगह पे हमने पुट कर दिया v बाई आर। अब जिस भी सर्कुलर मोशन में अल्फा हो रहा होगा उसका रेडियस कांस्टेंट होगा। अगर रेडियस कांस्टेंट नहीं है तो वो सर्कुलर मोशन नहीं है सर्कल के लिए। तो इस आर को हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट होने की वजह से, डी वी अपॉन डी टी। इसमें कहीं डायरेक्शन की बात हो रही है? नहीं हो रही। मैग्नीट्यूड 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 1 बाई आर एक्सेलरेशन अल्फा, यानी अल्फा बराबर ए बटा आर। यहां तक हम पहुंच गए इंपॉर्टेंट रिजल्ट। लेकिन अगर सिर्फ यहां तक जानते हो तो निपटने के बहुत करीब हो। ये मैंने जो बात कही कि इसमें कहीं डायरेक्शन की बात हो रही है, वो गौर करने लायक है। सर्कल, ये एक्सेलरेशन कौन सा? लीनियर वाला। एक्सेलरेशन से पहले क्या है? ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये है v, ठीक।
बढ़िया। हाँ वी डायरेक्शन की बात हो रही है नहीं, यानी कि डी वी बाई डी टी जो है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है। कौन सी वाली? लीनियर वेलोसिटी। डायरेक्शन की बात वहां पे नहीं की गई है ना मास्टर? आपने नहीं की जाती हो शायद, नहीं, वहां पे होती नहीं है डायरेक्शन की बात, क्योंकि डायरेक्शन के चेंज को आप मैथमेटिकली दर्शा नहीं पाओगे। वहां पे मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन, जब हम एक्सेलरेशन बराबर डी वी बाई डी टी लीनियर में लिखते थे ना, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ इसलिए लगाते थे ताकि हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चल सके। मैथमेटिकली हम उसे कैलकुलेट, डायरेक्शन कैसे, मैं पश्चिम मुड़ गया, मैथमेटिक्स में नहीं वो डिफाइन कर पाओगे। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके चेंज की बात हो रही है, ठीक? यानी कि डायरेक्शन के चेंज के द्वारा जो एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसके बारे में हम जानकारी नहीं लेना चाहते। हम क्या लेना चाहते हैं? सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के चेंज के बारे में जानकारी। और जब इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है बालक, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड चेंज होने का मतलब या तो वेलोसिटी बढ़ेगी या तो वेलोसिटी घटेगी, तभी मैग्नीट्यूड चेंज माना जाएगा, ठीक है? तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है जो कि dv बाई dt से आ रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसके एलोंग होता है, और जब वेलोसिटी घटती है तो उसके ऑपोजिट होता है, ठीक? इतनी बात क्लियर? लेकिन ये जो दोनों एक्सेलरेशन है ये इस पॉइंट के कैसे है? एक वर्ड बोल रहा हूं, टेंजेंशियल, टेंजेंट पे बन रहा है। कैसा बन रहा है? टेंजेंट पे। तो एक बात गौर करना, यहां पे ना ऐसे लिखा जाता है ए टी, और ये तुमने फॉर्मूला देखा होगा और तुम सोचते हो मास्टर ये ए टी होता क्या है? बालक यहां पे हमेशा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को लेते हैं। जब आगे भविष्य में हम 15 मिनट बाद पहुंचने वाले हैं तो हम एक और एक्सेलरेशन की बात करेंगे जिसे हम कहते हैं एसी। समझाऊंगा, वो भी फील आएगा तुम्हें, कॉन्सेप्चुअली ऐसे नहीं बता दूंगा कि मैथ है, समझ लो। पहले एटी देखते हैं कि यहाँ पे जब भी हम अल्फा की बात करेंगे तो एटी अपॉन आर, ए टेंजेंशियल, तुम्हें कोई और एक्सेलरेशन देखना ही नहीं, तुम्हें बस वो एक्सेलरेशन देखना है जो इसके टेंजेंशियल, और वो रिलेशन आ गई हमारे। तो ए टी बराबर ये भी आप लिख सकते हो अल्फा आर। तो दो हमारे ये रिश्ते आ गए, और इसका इस्तेमाल हम करेंगे, तो इसको बचा के रखना अपने दिमाग में। सिर्फ एक्सेलरेशन लिख दूं ना तो वो दुनिया ही अलग हो जाती है, ठीक? और ये फिर वही बात हो गई, ये एक सर्कुलर क्वांटिटी और ये दोनों चीजें लीनियर क्वांटिटी। तो हमने पुरानी चीज़ों के मदद से फिर से नई चीज़ को डिफाइन कर लिया, और अब हमारी काम की चीज़ आ रही है, क्योंकि सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा आपको शिक्षा देना चाहता है कि आप पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके कैसे नई चीज़ें बना सकते हो। अगर तुम शुरू से बनाने जाओगे तो 3 महीने में कभी सिलेबस नहीं पूरा होगा, तुम्हारी ज़िंदगी में कभी फिजिक्स नहीं पूरा होगा। तो पुरानी नॉलेज का इस्तेमाल करके, टूटे फूटे नॉलेज जो तुम्हें लगता है कि तुमने पढ़ रखी है, उसका इस्तेमाल करके तुम नई चीज़ें और बहुत सफल चीज़ बना सकते हो। तो तुम इससे एक सीख भी ले लो कि हम पुरानी चीज़ों का इस्तेमाल करके इसमें बड़ी अच्छी चीज़ बना सकते हैं। नोट करो। कल मैंने एक शॉर्ट्स डाला तो उसमें लिखा था मैंने बताया था उसमें कि शॉर्ट नोट्स तुम लोगों के लिए कितने इंपॉर्टेंट है, ठीक है? वो तुम्हें भी पता है, तुम लोगों को तो मैं कहता रहता हूँ, डांटता रहता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप वाले में भी डांटता रहता हूँ ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो उसके लास्ट में मैंने कुछ टिप्स दिए थे बच्चों को कि ऐसे ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लेना, और वो एक शॉर्ट वीडियो में बोलना मुश्किल होता तो मैंने लिख दिया था, और लास्ट में मैंने लगाया था। तो उसमें लिखना था मुझे कि टिप्स टू मेक शॉर्ट नोट्स इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पे मेरे से लिख दिया गया टिप्स टू मेक शॉर्ट नोट्स इज गिवन इन डिस्क्रिमिनेशन।
एक वास्तविक नाम का बच्चा है जिसने कमेंट करा है, मुझे याद दिला, मैं सुबह सुबह उठ के मैं हंस रहा हूँ। डिस्क्रिमिनेशन लिख रहा, शॉर्ट बनाने की जो कला है वो डिस्क्रिमिनेशन में दी गई है। सही बात है, डिस्क्रिमिनेशन हमें छोटी बना देती है। ग्राफ, क्या ग्राफ ही लिखा ना मैंने? हाँ ग्राफ राफ कुछ नहीं, अल्फा बराबर डी ओमेगा अपॉन डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक, यहीं से एक और चीज बात यूज होती है, डी ओमेगा बराबर अल्फा डी टी, और डी थीटा बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, ओमेगा डी टी। ये चार चीजें मैंने लिख ली, और चारों चीजें कैसे लिखी वो तुम्हें पता है। अब इन्हीं चारों से कंक्लूड करते चलते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई क्या होता है बालक? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस पे बना हुआ एक्स वाई ग्राफ का स्लोप डी एक्स अपॉन डी वाई देता है। तो डी ओमेगा अपॉन डी टी क्या देगा? ओमेगा टी, ओमेगा एक्सिस टी एक्सिस के ऊपर बना हुआ ओमेगा टी कर्व का स्लोप, और वो क्या है? वो अल्फा है। यानी कि स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ गिव्स अल्फा। ठीक, दूसरी चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में ही बता दी थी, बट एक जगह कंपाइल कर देता हूं इसे। स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ गिव्स ओमेगा। गॉट इट? दूसरी चीज मैंने ये भी बताया है तुम्हें कितने ही बार इसी कोर्स में कि y dx क्या देता है? y और x एक्सिस एक तो पहले y एक्सिस होगा और एक x एक्सिस होगा, और इस पे कोई कर्व बना होगा, तो ये इसको कहते हैं एक्स वाई कर्व। ठीक है, तो इसके और एक्स एक्सिस के नीचे बनने वाला जो एरिया है वो देता है क्या? वाई डी एक्स। तो हमें यहां से निकालना, अल्फा डी टी क्या देगा? अल्फा एक्सिस और टाइम एक्सिस के नीचे बनने वाला एरिया अल्फा डी टी देगा, और वो किसके बराबर होगा? ओमेगा के बराबर। तो एरिया अंडर अल्फा टी ग्राफ गिव्स ओमेगा। सिमिलरली एरिया अंडर ओमेगा टी ग्राफ गिव्स थीटा। नोट करिए, बस इतना ही, चार ही कॉन्सेप्ट है। दिमाग में आ सकता है कि ओमेगा अल्फा ग्राफ क्या देगा? कुछ नहीं देगा, उसको नहीं माने देने का। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड ए, और इसको हम कह सकते हैं ए टी। तो ए कोई और होगा मास्टर? हाँ कोई और होगा, बात करेंगे आगे। नोट करो, अब हम आते हैं अपनी फेवरेट बात जानने पे, जिसे हम कहते हैं जो कि मैं यहीं पे कर देता हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। लीनियर में पढ़ते थे एस बराबर यूटी प्लस हाफ है टी स्क्वायर। ठीक, तो ये वाला आप इस्तेमाल करो। उल्टा लिख रहा हूं मैं, एस को थीटा से रिप्लेस, वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्लेस, और एक्सेलरेशन को अल्फा से रिप्लेस। तो जब हम उसमें कहते थे कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे तीन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉलो होंगे, उसी तरीके से इसमें कांस्टेंट
एंगुलर एक्सेलरेशन पे 3 इक्वेशन फॉलो होंगे। तो एट कांस्टेंट अल्फा यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 3 चीजें फॉलो होंगी। कांस्टेंट अल्फा होगा यानी कि ओमेगा चेंज नहीं होगा वक्त के साथ, तो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म होगा। तो उसमें होता था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे। थीटा बराबर यू यानी कि ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दूसरा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो वी होगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। तीसरी बात v बराबर u प्लस ए टी। तो v का होता है ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल माइनस ए टी, और ये को हम लिखेंगे अल्फा टी। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जो आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यूज होंगे। इन तीनों पे मैं प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगा क्योंकि बस वही आईआईटी को भी पता है कि आप इसका इस्तेमाल करके खानदानी जिस खेल के खिलाड़ी हो उसमें जीत जाओगे। तो नोट करो। चलो एक सवाल कराता हूँ, इस पे मैं देखता हूँ खानदानी खेल से थोड़ा सा बाहर खेल के तुमसे। नहीं अभी नहीं, खानदानी खेल से बाहर जाऊंगा तड़प लोगे अभी ही तुम। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के लेक्चर का, इससे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज के लेक्चर में क्या, सर्कुलर मोशन में नहीं हो सकता, क्योंकि यही तुम्हारी पूरी की पूरी कॉन्फिडेंस निर्मित करेगी रोटेशनल मोशन के लिए। रोटेशन में आप कैसे परफॉर्म करोगे, ये वाला आर्टिकल आपको करके देगा चीजें। मैं पानी पी लेता हूँ, एक सेकंड। हेडिंग देना एक्सेलरेशन, कैपिटल में देता हूं, कूल लगेगा। एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन CM। ये कौन सा वाला एक्सेलरेशन है जिसकी बात हम सर्कुलर मोशन में कर रहे हैं? पहली बात, ये एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर वाला है। यानी कि लीनियर वाले एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करके हम सर्कुलर मोशन को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आर्टिकल ऐसा है जिससे तुम्हें सारे के सारे सर्कुलर मोशन के फंडे क्लियर होंगे। यही वो मोशन है जिससे तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में, यही वो आर्टिकल है जिससे तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझ में आएगा, ए टी जो लिखते थे वो समझ आएगा, ए आर समझ आएगा, सारी चीजें इससे समझ आएंगी। ठीक है, एक एक पॉइंट करके धीरे धीरे समझना। ये आर्टिकल क्या बतलाता है? लीनियर वाले एक्सेलरेशन को सर्कुलर मोशन की एनालिसिस करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूले आएंगे, चाहूं तो मैं डायरेक्ट बता सकता हूं, बट वो तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं देगी। सर्कुलर मोशन को एनालिसिस करने के लिए हमने सर्कल नहीं बनाया, तो क्या किया, सर्कल बना, ये इसका सेंटर, ये इसकी रेडियस r। ठीक, यहां से पार्टिकल ने चलना चालू किया, कुछ समय बाद चल के ये यहां पहुंच गया, यानी कि इसने थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तय की। गॉट इट। और इस जगह पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि ये है v। कौन सी वाली वेलोसिटी है ये, जो हम लीनियर में यूज करते थे? v जब लिखूं तो लीनियर वाली, और ओमेगा जब लिखूं तो एंगुलर वाली। ठीक, तो v वेलोसिटी इस मोमेंट पे थी इसकी, यानी कि सर्कल में हुआ पार्टिकल यहां से स्टार्ट, पहुंचा यहां v वेलोसिटी। ठीक है,
इसकी मैथमेटिक्स डेवलप करने के लिए हमें कुछ चीजें शुरू में करनी होंगी जिसका कोई कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन जब तुम इस पूरे आर्टिकल को पढ़ लोगे तब तुम्हें कनेक्ट होंगे कि अच्छा पहली चीज जो सर कर रहे थे वो क्या कर रहे थे। इस आर्टिकल का मेरा मकसद क्या है, बस वो एक क्लियर निकाल देता हूं। मेरा इस आर्टिकल का मकसद ये है कि इस सर्कुलर मोशन में जो ए नेट होगा, नेट एक्सेलरेशन कौन सा वाला, अल्फा नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, लीनियर एक्सेलरेशन, क्योंकि चीजें चल तो इसमें भी रही हैं तो इसमें लीनियर एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, जो मैंने कहा था कि बिना इसके सर्कुलर मोशन होना पॉसिबल है नहीं। तो उसकी वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे उसकी मैथमेटिक्स पूरी की पूरी हम यहां बात करने वाले हैं। मकसद हमारा एक के है, ए नेट की वैल्यू निकालना है। गॉट इट? करते हैं। मैथमेटिक्स डेवलप करने के लिए जो पहली चीज मैं करने वाला हूं, जिसका कोई मैं कॉन्सेप्चुअल बेस नहीं दे सकता, बस ये पूरे टॉपिक को देखने के बाद तुम्हें समझ आएंगी, वो ये है कि यहां पे मैं एक डायरेक्शन डिफाइन करूंगा। ये रेडियस आर है, तो इस रेडियस के डायरेक्शन में जो भी डायरेक्शन होगी उसे हम रेडियल डायरेक्शन कहेंगे। यानी कि इस डायरेक्शन में डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर लेता हूं जिसका नाम डी दिया, डी से डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन में है तो डी आर, और इसके ऊपर कैप लगा दिया। आपको पता है कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, तो इस वाले डायरेक्शन को हमने डी आर कैप से रिप्रेजेंट कर दिया, और इस वाले डायरेक्शन को, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस वाले डायरेक्शन को डी टी कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। टी क्यों? क्योंकि ये टेंजेंशियल है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में टेंजेंशियल हो, इसलिए डी टी कैप हमने रिप्रेजेंट कर दिया। गॉट इट? अब हम क्या करते हैं बालक कि ये दोनों डायरेक्शन को हम अलग बनाते हैं। दोनों यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और दोनों बस डायरेक्शन बताने का इस्तेमाल की जा रही है। दोनों को मैं यहां अलग से बनाता हूं। ये डायरेक्शन कौन सा, डी टी कैप, ये डायरेक्शन कौन सा, डी आर कैप। ठीक? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ये बना दिया मैंने कौन सी एक्सिस, वाई एक्सिस, ये बना दी एक्स एक्सिस। ठीक है? ये थीटा है, यानी कि इसको आगे बढ़ाएं यहां पे तो ये वाला थीटा बन रहा है, तो ये थीटा, तो ये वाला भी थीटा। ठीक? ये दोनों 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस थीटा, और ये दोनों 90 डिग्री है तो ये भी थीटा। ये दोनों 90 डिग्री कैसे हुए मास्टर? क्योंकि बच्चा रेडियल के परपेंडिकुलर टेंजेंट होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर ऑलवेज टेंजेंट होता है, तो रेडियल डायरेक्शन के टेंजेंशियल डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों आ गए। ठीक? अब क्या तुम मुझे डी टी कैप को या डी आर कैप को एक्स और वाई एक्सिस के एलोंग कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो? चलो मेरे साथ लिखो। डी टी कैप जो है यूनिट वेक्टर है, इसे लिखते हैं। ये डी टी कैप पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, डी टी कैप को लिखते हैं। तो ये इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट, यानी कि पहले तो डी टी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ऊपर की तरफ जे कैप। ठीक है? और इस तरफ साइन थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा, और वो माइनस डायरेक्शन है इसलिए यहां पे माइनस लगाया, माइनस डी टी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा आई कैप। गॉट इट? और ये एक्चुअली में है क्या, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1, तो यानी कि डी टी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, डी टी को 1 पुट करके कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। गॉट इट? क्यों कर रहे हैं, बोला ना कि समझ में आएगा जब पूरी आर्टिकल देख लोगे। उसी तरीके से रेडियल डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, यानी कि डी आर कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में प्लस आई कैप, तो आई कैप प्लस ऊपर की तरफ साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा डी आर का, तो मॉड डी आर कैप साइन थीटा जे कैप। इसमें भी सेम उसी तरीके से बालक
कि डी आर का मैग्नीट्यूड 1 होगा तो सिर्फ बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। कर लिया हमने, ये हमने एक सामान बना के रख लिया। अब हम गौर करते हैं वेलोसिटी पे, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें निकालना है। मकसद क्या है? मकसद है हमारा ए नेट निकालना। ठीक है, तो ए नेट कब पैदा होगा? जब वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे। तो वेलोसिटी के बारे में हम जानकारी लेना चालू करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर, समग्रता से बात करेंगे पूरी, इस बार डायरेक्शन को भी इंक्लूड करते हैं। वेलोसिटी वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, वी कैप। ये वी कैप क्या है? वी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर। अच्छा, तो वी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमने मान रखा है डी टी कैप। हाँ, तो वी कैप को हम डी टी कैप से रिप्लेस कर सकते हैं। डी टी कैप कर दिया, सरल सी बात, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब हम क्या करते हैं कि हमें ए नेट पे जाना है। कहाँ जाना है? ए नेट पे। तो हम क्या करते हैं? ए नेट के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं। तो ए नेट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और ये याद रखना ये मैग्नीट्यूड है, इक्वल टू होगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी। इस वेलोसिटी वेक्टर को हमने टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन नेट वेक्टर मिल जाएगा, बराबर डी वी डी टी अपॉन डी टी। ये क्या किया? बस दोनों को डिफरेंशिएट कर दिया। डी अपॉन डी टी इधर भी डिफरेंशिएट, इधर भी डिफरेंशिएट कर रहे। अब यहाँ दो चीजें हैं, तो इसमें हम क्या लगाएंगे? प्रोडक्ट रूल। कैसे? फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट को ज्यों का त्यों लिख दिया और सेकंड का डिफरेंशिएशन। और डी टी कैप ध्यान से देना, डी टी कैप क्या है बालक? डी टी कैप है कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। पुट कर देते हैं, कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप। ठीक, कॉस थीटा जे कैप माइनस साइन थीटा आई कैप, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं। सेकंड लिख दिया जो कहते हो इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन डी वी अपॉन डी टी। वी कौन सा है? मैग्नीट्यूड। फिर से बता रहा हूं, इधर वाला जो वी है वो मैग्नीट्यूड चल रहा है, ये मैग्नीट्यूड चल रहा है। गॉट इट? तो अब मैंने बताया था कि जब यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन आएगा? ये वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा ए टी, जो हमने पहले बात कर ली। तो इसको हम पहले निपटा लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया ए टी और डायरेक्शन हो गई इसकी टेंजेंशियल। तो ए नेट में एक तो पार्ट आ जाएगा ए टी का, एक और कोई पार्ट आएगा जो हमें अब ये देने वाला है। देखते हैं क्या देगा ये। चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अब हमने इस वाले पार्ट को तो कर लिया। v चेन रूल इसमें भी लगेगा, क्योंकि ये कॉस थीटा को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट माइनस साइन थीटा मत लिख देना। v लिख दिया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी टी जे कैप, माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन डी थीटा अपॉन डी टी आई कैप, और बगल में ये वाला तो चल ही रहा है माइनस वी, सॉरी माइनस वी नहीं, वी माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा? ओमेगा जे कैप माइनस कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी क्या होगा? ओमेगा आई कैप प्लस ए टी डी टी कैप। ठीक, मैथमेटिक्स है, अब क्या ही करते जाओ। माइनस ओमेगा कॉमन ले लो दोनों में से, तो माइनस ओमेगा इंटू वी साइन थीटा जे कैप प्लस कॉस थीटा आई कैप प्लस ए टी डी टी कैप। गॉट इट? तो अब हम क्या करेंगे बालक, ये एक चीज गौर करेंगे कि साइन थीटा जे कैप जो है और कॉस थीटा आई कैप, ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा जे कैप कॉस थीटा आई, अच्छा डी आर की वैल्यू है। ओके, यानी इसकी जगह पे हम डी आर कैप पुट कर देते हैं।
AT DT कैप। चल इसको मैं मिटा रहा हूं यहां से। तो हमने जो ए नेट की वैल्यू डेवलप की थी वो क्या होगी बालक? सबसे पहले तो AT DT, ए टेंजेंशियल जो कि है टेंजेंशियल डायरेक्शन में कैप, माइनस ओमेगा वी DR कैप। गॉट इट? अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? V की जगह पे R ओमेगा लिखते हैं। V की जगह पे हमने पुट कर दिया R ओमेगा DR कैप। तो ए नेट बराबर AT DT कैप माइनस ओमेगा स्क्वायर R DR कैप। और ये जो आया इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि लीनियर है। तो अब हम जब ए नेट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि एक ये AT का कंपोनेंट है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और माइनस एक AC का कंपोनेंट है जो कि रेडियल डायरेक्शन में है। और ये माइनस क्या बतला रहा है कि बालक ये जो AC है वो बाहर की तरफ ना लग करके अंदर की तरफ AC लग रहा है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया नेट एक्सेलरेशन का, जो कि है ओमेगा स्क्वायर R के बराबर AC और AT किसके बराबर होगा? अल्फा R के बराबर, जो कि हमने पहले निकाल रखा है। इसको नोट करो, फिर और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करते हैं। इस पे बहुत सारी चीजें करनी है अभी बात। डन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये वाला जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये सिर्फ किसकी वजह से आता है? चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की वजह से। तो अगर चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है तो AT आ जाएगा, जो कि हमने वहां पे देखा। AT की टर्म इसी से आई है। और AC किससे आएगा? AC आएगा ओमेगा स्क्वायर R से, जो कि हमेशा रेडियल डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में लगेगा। तो सर्कुलर मोशन, मेरी बात को गौर से सुनना, सर्कुलर मोशन में ए नेट ये होगा जो एक्सप्रेशन लिखा। क्या सर्कुलर मोशन AT के बिना हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि AT वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज की वजह से आ रहा है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज ना करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से घूमती रहे, तो हो सकता है। लेकिन क्या AC के बगैर सर्कुलर मोशन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि AC ही वो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि AC हमेशा इस डायरेक्शन में लग रहा है, और जहां पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा तो जहां जहां एक्सेलरेशन आता है वहां वहां फोर्स जन्म लेता है। तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा इस डायरेक्शन में। सेंट्री मतलब सेंटर, पीटल मतलब टेंडिंग, तो सेंटर की तरफ टेंड करने वाला एक्सेलरेशन के कारण उत्पन्न हुआ फोर्स इस वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कराते रहता है, जिस कारण से सर्कुलर मोशन होती है। तो तुम जो सेंट्रीपिटल फोर्स की फॉर्मूला पढ़ते थे mv²/r, वो यहीं से आता है। ओमेगा की जगह V/R पुट कर दो। तो V/R जब हम पुट करेंगे तो ओमेगा बराबर V/R लिखते ही V²/R² करके R यहाँ कर दे, R से R कट गया, तो यहाँ पे आ गया V²/R। तो ये हो गई सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक और वैल्यू जो यहाँ से लिख सकते हैं। और एक्सेलरेशन में मास से गुना करने पे हमें मिलता है फोर्स, तो हम इसी में मास से गुना करते थे तो mv²/R मिलता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि सेंटर की टेंडिंग करता था। और उसी को बैलेंस करने वाला बाहर की तरफ जो फोर्स होता था, क्योंकि हम जब किसी पत्थर को घुमाते थे
रस्सी में बांध के तो बाहर नहीं जाता था, तो हम ये कहते थे कि अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, उसको बैलेंस करने वाला बाहर भी एक फोर्स है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते थे, उसकी भी वैल्यू mv² लिख देते थे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट सर्कुलर मोशन से आते हैं। तुम्हें बस दो बातें याद रखनी है, AT अल्फा आर, AC ω²R, और A नेट में दोनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक, वेक्टर मैग्नीट्यूड की बात करें तो AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गई इसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका आर्टिकल था, जो कि पूरी की पूरी मैंने बता दी। डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं थी मुझे, लेकिन जब तक आप फील नहीं लेते तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि AT इसकी वजह से आया और AC कैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बन जाता है। गॉट इट? आगे बढ़े, नोट करो इस चीज़ को। इस पर अगर कोई मुझे सवाल दिखता है तो मैं कराता हूँ। सवाल देखता हूँ कोई। चलो, बहुत बढ़िया सवाल है। हटाओ इसे, नोट कर लिया? सवाल है तुम्हारा, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई पार्टिकल है जो रेस्ट से शुरू होता है, वेयर अल्फा, वेयर अल्फा इक्वल टू 2 रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर, एंड ट्रेवल्स ए पाथ ऑफ and travels a path on the circle of radius 2 मीटर। एक कोई पार्टिकल है जो रेस से स्टार्ट होता है, अल्फा 2 मीटर 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, वो चलता है एक ऐसे सर्कल पे जिसकी रेडियस 2 मीटर है। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम, व्हेन ए नेट जो है मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ AC। बनाओ, 45 डिग्री विथ AC, टाइम बताना है वो। ट्राई कर लिया? ट्राई करो तो 1 मिनट का टाइम देता हूँ। ट्राई कर लिया? चलो मैं ट्राई करता हूँ। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, अल्फा 2 रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर है, एंड ट्रेवल्स ए पाथ ऑन द सर्कल ऑफ सेंटर 2 मीटर, यानी कि रेडियस की वैल्यू 2 मीटर दे दी गई है। फाइंड द टाइम
टाइम हमें निकालना है जब ए नेट और ए सी के बीच बनने वाला एंगल क्या है 45 डिग्री। ओके, तो ए नेट में दो चीज़ें होती हैं, एक तो रेडियल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो मान लो कि इसे मान लिया हम ए सी और इसे मान लिया हमने ए टी। गॉट इट? ये दो चीज़ें होती है और दोनों एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखा था हमने फिगर में पिछले बार। वी ऐसे जा रहा है तो ए सी ऐसे आ रहा था, तो इधर ए आर थी और इधर ए सी थी, सॉरी ए टी था और इधर ए सी था। गॉट इट? सवाल में पूछा गया है कि ए नेट जो है वो ए सी के साथ 45 डिग्री बनाता है, यानी कि ए नेट जो है वो इसके साथ 45 डिग्री बनाता है। अब चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं और इनका दोनों का रिजल्टेंट यानी नेट जो है वो 45 डिग्री बना रहा है एसी के साथ, इसका मतलब है कि एसी के मैग्नीट्यूड और एटी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है। तभी तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आता है तो दोनों के जो रिजल्टेंट होते हैं वो 45 डिग्री पे बनते हैं। ये आपको वेक्टर से पता होता है। ए सी बराबर ए टी। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? सॉरी हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर, और ए टी क्या होगा? आर अल्फा। गॉट इट? तो अब हम आर से आर उड़ा डालेंगे और ओमेगा की वैल्यू आ गई अंडर रूट अल्फा, जो कि ये ओमेगा फाइनल है। उस मोमेंट पे जब ए नेट की वैल्यू 45 डिग्री होगी उस टाइम ओमेगा क्या होगा, क्योंकि इनिशियल ओमेगा तो रेस्ट से चला है ना, तो जीरो होगा। तो ये फाइनली ओमेगा क्या होगा? अंडर रूट अल्फा, और अल्फा की वैल्यू दी गई है 2, तो अंडर रूट 2 इज द फाइनल ओमेगा। अब हमें टाइम निकालना है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की कोशिश करते हैं। फाइनल ओमेगा दी गई है, इनिशियल ओमेगा क्या है? 0, और अल्फा दिया गया है, हाँ अल्फा दिया गया है, और टी पूछा गया। चलो निकालते हैं। ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, वी माइनस यू, वी बराबर यू प्लस ए टी, तो अल्फा टी। ओमेगा फाइनल √2, ओमेगा इनिशियल 0, अल्फा 2, टाइम निकालना है, टी बराबर √2/2 इक्वल टू 1/√2 सेकेंड। ठीक, डन। और ये आ गया आपका वो समय, जो कि है आपका आंसर। नोट करो इस चीज को, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। तुम तब तक नोट करो, तब तक मैं कोई ढंग का सवाल ढूंढ लेता हूं। इसमें कोई सवाल मेरे पास मिल गया सवाल। चलो हो गया नोट। (2015) 2015 IIT का पूछा गया सवाल, जेईई मेंस। If a body moving in a circular path maintain constant speed of 410 मीटर प्रति सेकेंड, 410 ठीक है कुछ भी दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग
of the following correctly describes relation between एक्सेलरेशन एंड रेडियस। एक्सेलरेशन ये कौन सा है? नेट वाला, ए नेट एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। 4 ग्राफ्स दे रहा हूँ, उन 4 ग्राफ में बताना है कौन सा सही है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो कि सवाल में दिया गया है। बनाओ। ए नेट और आर के बीच में कौन सा ग्राफ सही रिलेशन बताता है। शुरुआत कैसे करेंगे सवाल की, देखो। इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मोशन का सवाल है, मेंटेन ए स्पीड ऑफ 410 मीटर प्रति सेकंड, यानी कि इसका v जो है वो चेंज नहीं हो रहा। और जो v चेंज नहीं हो रहा है, v का कौन सा चेंज नहीं हो रहा? मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा यानी क्या? इसका जो at है वो कांस्टेंट रहेगा। ये वाला कॉन्सेप्ट आपका यूज हो गया इस सवाल में, at कांस्टेंट रहेगा। तो ए नेट क्या होता है बालक? ए नेट होता है at प्लस ए आर। ठीक, वेक्टर की बात करेंगे तो डायरेक्शन लिख सकते हो, डी टी कैप वाला और डी आर कैप वाला, लेकिन हमने ये मैग्नीट्यूड की बात की तो ए नेट क्या होगा? ए टी प्लस ए आर। अब इसमें ए टी कॉन्स्टेंट, सॉरी वी टी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ए टी जो है वो 0 आएगा, मतलब एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रही। जब ए टी 0 हो गया तो ए नेट किसके बराबर? ए आर के बराबर। और ए आर क्या होता है? उसी को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं, ए सी। गॉट इट? और ए सी क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर आर। हमने इसको वी स्क्वायर अपॉन आर लिख दिया, क्यों? क्योंकि वी हमें दिया गया है तो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें पूछा किसके किसके बीच रिलेशन क्या है? ए नेट और रेडियस के बीच रिलेशन। ए नेट इंटू आर बराबर वी स्क्वायर। वी कांस्टेंट है तो वी स्क्वायर कांस्टेंट, यानी कि ए नेट बराबर कोई एक कांस्टेंट बटा आर, यानी ए नेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और मैंने ग्राफ इन मैकेनिक्स में पढ़ाया था, लेक्चर वाले शुरुआत में ग्राफ्स के बारे में जब पढ़ा रहा था तो बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरह से बनता है। तो आपके 4 मार्क्स आ चुके हैं जेईई मेंस के एग्जाम के अंदर। ठीक, नोट करो। तो ये हो गया हमारा आज का एक्सेलरेशन का कहानी, और बड़े मजे से हमने कर ली एक्सेलरेशन की टॉपिक खत्म। इसके बाद हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर से अपनी सारी की सारी कहानी। तब तक के लिए जाओ टेलीग्राम पे और वहाँ से डीपीपी डाउनलोड करो, जो कि मेरी हाथों द्वारा लिखी है, उसे बनाओ और प्रैक्टिस के साथ तेजी से चलते रहो। 99 परसेंटाइल लाने के लिए 99% सिलेबस कवर होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने बताया था ना, 2 चीज़ें होती हैं, एक कंटेंट, एक कन्वर्जन। कंटेंट कहते हैं सिलेबस को, 100% सिलेबस पढ़ लिया किसी ने तो उसे कहा जाएगा 100% कंटेंट कवर कर लिया। कन्वर्जन कहते हैं कि आपने जितना पढ़ा उसको कितना प्रॉब्लम सॉल्विंग में कन्वर्ट कर पाते हो। तो अगर आपने 100% सिलेबस पढ़ा लेकिन प्रॉब्लम एक भी नहीं सॉल्व कर पा रहे तो 0% कन्वर्जन कहा जाएगा और उससे सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपने 60% सिलेबस कंप्लीट किया है और उसका 100% कन्वर्जन है तो आप आईआईटी में पहुंच सकते हो, और बहुत सारे लोग ऐसे पहुंचे हैं। लेकिन बच्चों को सबसे बड़ा मिथ ये होता है कि वो कंटेंट जब तक 100% नहीं करेंगे उनका कन्वर्जन ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जिनको मेरी बात समझ में आती है उनको बहुत बहुत मुबारक, जिनको नहीं समझ आती उन्हें भी मुबारक, कि उन्हें कुछ और तो समझ में जरूर आती होगी। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में। राधे राधे।